ए के सिंह और आज फिर हम अपने भारतीय संविधा अधिनियम यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो क्लास सेकंड है, यानी कि आज हम क्लास सेकंड देखेंगे। और क्लास सेकंड में आपको क्या देखना है, जो कि आपका शुरुआत होता है, यानी कि जो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शुरुआत होती है जिससे हम अध्याय 1 कहते हैं। और अध्याय 1 के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी आपको धाराएं देखने के लिए मिलती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अध्याय 1 में आपको 3 से 9 तक की धाराएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। और जितने भी हमारे स्टूडेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से BA LLB 3rd सेमेस्टर और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको 1st सेमेस्टर में मिलेगा, तो जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे LLB और BA LLB BSc LLB या BCom LLB, जहाँ भी कोई भी LLB से जुड़े हुए हों और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ रहे हो, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आपको पढ़ने से पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे धाराएं और सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए आपको कवर कराया जा रहा है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, यानी कि अध्याय 1 में आपकी धाराएं कौन कौन सी आती है, वो आती हैं 3 से 9 तक। अब 3 से 9 यानी कि जो भी प्रस्ताव होते हैं, संचरण होते हैं, स्वीकृति होती है और प्रतिसंग्रहण होते हैं, उन सारी बातों को लेकर ये सबसे पहले माना जाता है अध्याय 1 में। भाई शर्तें क्या हैं वचन की, वचन क्या है, पालन किस तरह से होना है, कौन सी जो प्रसंग्रहण है कैसे किया जाएगा, अत्यंत होना चाहिए यानी कि शीघ्र होना चाहिए या संपूर्ण कब होगा, और उसकी प्रसंग्रहण कब होगा, ये सब चीज़ें हम इसमें यानी कि 3 से 9 तक की जो धाराएं हैं आपकी उसमें जानेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है इस अध्याय में हम क्या सीखेंगे, तो इस अध्याय में प्रस्ताव दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचता है। तो सबसे पहली बात आती है कैसे पहुंचता है, स्वीकार कब पूरा माना जाता है, प्रस्ताव वापस कब लिया जाता है, स्वीकृति वापस ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती, स्वीकृति कैसे होनी चाहिए, काम करने का जो प्रस्ताव है स्वीकार करना या क्या होता है, उसके बाद ये सब चीज़ जानेंगे। और स्पष्ट और निहित वचन क्या होते हैं। अब ये मान के चलो कोई स्पष्ट वचन की बात ही लेके चलें, भाई आपने या फिर आपके किसी भी व्यक्ति ने कह दिया कि जी भाई फलाना तारीख को इतनी तारीख को यानी कि शादी का निमंत्रण है, तो वो क्या हो गया, स्पष्ट वचन हो गया। अब कोई कहे कि भाई अगले महीने की कोई सी भी तारीख को विवाह का निमंत्रण हो सकता है, तो वो क्या हो गया, अस्पष्ट हो गया। तो स्पष्ट और अस्पष्ट की बात है, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में हर हालत में जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो स्पष्ट बातें होंगी, लिखित बातें होंगी, या फिर इस तरह की जो टर्म्स हैं वो होंगी जो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से आपको कॉन्ट्रैक्ट के या फिर संविदा के या फिर कहीं ना कहीं जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसकी बातें बताता हो। ऐसा नहीं अस्पष्ट धोखाधड़ी, अगर इस तरह के अगर आपको मिलता है तो वो कहीं ना कहीं ज़ीरो हो जाएगी, फिर आपका क्या हो जाएगा, वो अवैध हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आसान उदाहरण में, मैं अपनी बाइक 5 यानी कि जो आपने साइकिल वाला 5000 वाला, अब हम चलते हैं बाइक पर, वो कौन सा ले रहा है, अमित ने क्या भी 50,000 में बेचूंगा, ठीक है, मैं 50,000 में ख़रीद लूँगा। अब सवाल उठता है प्रस्ताव कब पहुँचा, स्वीकृति कब पूरी होगी, क्या प्रस्ताव वापस लिया जा सकता है। हाँ जी, लिया जा सकता है, इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए, लिया जा सकता है, पर शर्त होनी चाहिए। ठीक है, शर्त कब होनी चाहिए, किस तरह से लिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब उद्देश्य क्या है, यानी कि आपको इसका पता होना चाहिए कि किस तरह से आपका कौन कौन सी धाराओं में किस किस तरह के प्रावधान है। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहली बात आती है अध्याय 1 धारा 3 यानी प्रस्ताव, स्वीकृति और प्रसंग्रहण का संचार, यानी कि सबसे पहला आएगा प्रस्ताव का संचरण। ठीक है, यानी प्रस्ताव का संचार कर दिया हमने। अब प्रस्ताव यानी कि प्रस्ताव वह है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को करता है और जो व्यक्ति उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्ताव किया जाता है,
यानी कि मैं यह वस्तु 10,000 रुपये में देने को तैयार हूँ। ठीक है, इसने कहा जी, ए व्यक्ति ने कहा कि मैं देने को तैयार हूँ। अच्छा, बी व्यक्ति ने कहा जी हाँ ठीक है जी। तो यानी कि स्वीकृति का संचरण। फिर क्या आ जाएगा, स्वीकृति का अर्थ है कि प्रस्ताव को पूरा और बिना किसी परिवर्तन के मानना। ठीक है जी, हमने क्या कर लिया, प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, क्योंकि इसने कहा, ए व्यक्ति ने कि 10,000 में दूंगा, बी व्यक्ति ने कहा ठीक है दे दो, लाओ 10,000 में मैं चीज़ ले लूँगा। अब प्रस्ताव जो होगा यानी अप्रतिसंहरण का संचार कब होगा, यानी कि इसका अर्थ है यानी कैंसिलेशन कब होगा, कैंसिल्ड कब होगा। और इस चीज़ का ध्यान रखना, थोड़ा सा हिंदी स्टूडेंट को मैं पहले भी कह रहा हूँ और अब भी कहूँगा कि थोड़े से जो हिंदी में वर्ड्स हैं लॉ के, वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप पे पढ़ने में या फिर कहीं भी हमें भी कई बार दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इंग्लिश में पढ़ लिया करो शब्दों को। ठीक है, तो जब कैंसिल्ड किस संचार में होगा, किस रूप में होगा, जब कैंसिल्ड होगा तो किसी प्रस्ताव की स्वीकृति को वापस लिया जाए। ठीक है, यानी कि प्रस्ताव, ए ने प्रस्ताव करा 10,000 का, बी ने क्या करा, उसके स्वीकार कर लिया। अब ए ने प्रस्ताव वापस लिया तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं कैंसिल्ड हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या कहलाता है, आपका धारा 3 के अंतर्गत ये सब चीज़ें बात कही गई हैं। अब आती है धारा 4 की बात। ठीक है, धारा 4 क्या कहता है, यानी कि संचार कब पूरा होगा। भाई कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, सामान्य नियम क्या कहता है, प्रस्ताव स्वीकार का संचार उस समय पूरा माना जाएगा जब उस व्यक्ति तक पहुंची जाने वाली जो या फिर चीज़ है या फिर उसकी जो सूचना है उसे प्राप्त कर ली जाएगी। यानी कि भाई आपने मुझे, यानी कि ए व्यक्ति ने मुझे मैसेज करा, ठीक है, मुझे मैसेज करा, ठीक है, कि सर क्या यानी कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैंने उसका रिप्लाई भी कर दिया, तो क्या हो गया, मेरे तक वो सूचना पहुंच गई और क्या हो गया, मेरे को समझ में आ गई, मैंने एक्सेप्ट कर ली। तो वो क्या कहलाएगी, एक तरह से जब आपने एक टर्म पढ़ी होगी कम्युनिकेशन में कि एक होता है सेंडर, एक होता है मीडियम और एक होता है रिसीवर। तो सेंडर ने मीडियम के माध्यम से, यानी सेंडर ने व्हाट्सएप के या किसी माध्यम से मैसेज भेजा और रिसीवर ने रिसीव कर लिया। तो रिसीवर ने जब रिसीव कर लिया और उसे क्या कह दिया कि हाँ मैं रिसीव कर लिया, तो इस तरह से वो क्या होती है, सामान्य एक तरह से प्रक्रिया मानी जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम उदाहरण लेके चलें तो यदि आपने स्वीकृति पत्र डाक से भेजा है तो वह पत्र प्राप्तकर्ता को मिलने पर नहीं बल्कि डाक में डालने पर संचरित माना जाएगा। इसमें क्या कह दिया, मिलने पर नहीं, इसने कह दिया वो भेजने पर आपने क्या कर दिया, भाई मैंने तो भेज दिया उसे। ठीक है, इसने क्या कहा है, भेजने वाले की बात कर दी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि संदेश गलत पते पर गया है या डाक में खो गया है या प्राप्तकर्ता ने उसे जानबूझकर प्राप्त नहीं करा है तो संचरण पूरा नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब क्या कह दिया, आ गई ना वही टर्म, यानी कि भाई आपने सेंड करा मैसेज से मैसेज भी गया और मैं रिसीव ही ना करूं तो क्या हो गया, तो वो क्या हो गया, एक तरह से संचार पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जब आप किसी भी संचार, जैसे कि आप लॉ के फील्ड में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे कि आप किसी को पत्र भेज रहे हो तो पत्र का डाक यानी कि स्पीड पोस्ट की वो रखिए और स्पीड पोस्ट चेक करिए कि रिसीव हो गया कि नहीं हो गया। उसमें लिखा था रिसीव हो गया, तो रिसीव हो गया तो आपके पास क्या रहता है, एक सबूत रहता है कि हाँ रिसीव हो गया है। यानी कि अमित ने रोहित को 5,000 में किताब खरीदने का प्रस्ताव भेजा। अमित यानी कि अमित ने डाक द्वारा क्या कर दिया, डाक भेज दी। यह संचार पूरा माना जाएगा जब रोहित को पत्र मिल जाएगा तो उसने बात कह दी। ठीक है, तो क्या हो गया, कम्युनिकेशन पूरा हो गया। अब आती है प्रस्ताव यानी कि धारा 5, प्रस्ताव और स्वीकृति की प्रतिसंग्रहण, यानी कि जो एक्सेप्ट करने वाली बात आती है वो आती है। अब जो प्रस्ताव है यानी प्रपोजल है वो कब रिसीव होगा, कब आएगा, यानी कि प्रस्ताव अपनी इच्छा से
यानी कि प्रस्तावकर्ता जो होगा वो अपनी इच्छा से प्रस्ताव को वापस ले सकता है, बेशर्त उसे उस प्रतिसंग्रहण की सूचना स्वीकृति पहुंचाने से पहले प्रस्ताव व्यक्ति तक पहुंचानी होगी। भाई यानी कि ये आदमी है, इसने प्रस्ताव वापस ले लिया तो सूचना स्वीकृति से पहले पहुंचानी होगी, ठीक है। और स्वीकृति की प्रतिसंग्रहण यानी कि उसका जो एक्सेप्टेंस है या फिर उसकी जो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो कब होगी, यानी कि जो प्राप्त करता है उसने स्वीकृति भेजी है वह क्या कर रहा है, उसे वापस ले सकता है, बेशर्त उसकी जो प्रतिसंग्रहण की सूची स्वीकृति पहुंचने से पहले प्रस्ताव तक पहुंच गई हो, ठीक है। यानी कि अगर हम उदाहरण लेके चलें, ए है, यानी ए ने बी को 3 लाख रुपए में बेचने का प्रस्ताव करा, कुछ भी कार बेचने का प्रस्ताव दे रखा है, हम कुछ भी मानते हैं कार। तो क्या हुआ, बाद में ए ने प्रस्ताव वापस ले लिया, उसने बी को मिलकर जब बी ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था तो क्या हो जाएगा, यह वैध प्रतिसंग्रहण माना जाएगा। अब अवैध क्या है या फिर आपका क्या है, दूसरा कंडीशन क्या आ जाएगी, ये दूसरी कंडीशन हम क्या कर रहे हैं, बी ने ए से प्रस्ताव स्वीकार करते हुए पत्र में भेजा, ठीक है। बाद में बी ने स्वीकृति वापस ले ली और उसी सूचना ए को मिल गई, तब क्या होगा, स्वीकृति ए तक पहुंची नहीं तो ये आपका क्या हो जाएगा, वैध प्रतिसंग्रहण हो जाएगा। तो ये आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो भाषा है वो कहता है कहते हैं ना कि एक तरह से क्षति पहुंचाने वाला और क्षति करने वाला, ये भी आपको टर्म अभी आपको समझ में आनी चाहिए कि बहुत सारी इस तरह की टर्म भी आपने पढ़ी होंगी जब आपका टोर में पढ़ा होगा। टोर में जो आपका पेपर है, टोर जो आएगा, टोर में भी आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से क्षति पहुंचती है, किस तरह से क्षति होती है। तो ये सब चीज़ें इस तरह से, कॉन्ट्रैक्ट भी इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड टॉपिकों में से एक है। फिर आती है स्वीकृति पूर्ण और बिना शर्त के होनी चाहिए। भाई ऐसा नहीं कि टर्म एंड कंडीशन इतनी डाल दो कि ये नहीं तो ये होना चाहिए, ये नहीं तो ये होना चाहिए, तो वो क्या है, एक तरह से स्वीकृति के अनुरूप एक तरह से अनक्वालिफाइड मानी जाती है। यानी कि अब हम चलते हैं पहले धारा 7 के पहली, यानी पूर्ण स्वीकृति, ठीक है। स्वीकृति प्रस्ताव सभी शब्दों को बिना किसी बदलाव के स्वीकार करें। भाई वही 10,000 वाली बात कही, 10,000 में क्या कर दिया, हम गाड़ी बेच रहे हैं 10,000 में या 3 लाख में गाड़ी बेच रहे हैं, ठीक है जी, स्वीकार कर ली मैंने, ला दे दो, ठीक है। अब क्या करें, बिना शर्त के, स्वीकृति पर कोई शर्त नहीं, परिवर्तन या जो अपवाद नहीं है होना चाहिए। यानी कि प्रस्ताव बिना शर्त के यानी शर्त जोड़ी गई है या नहीं जोड़ी गई ये होना चाहिए। यानी कि स्वीकृति अमान्य हो जाएगी अगर इसमें कोई हेर फेर करा। यानी ए ने बी को 10,000 रुपये में घड़ी बेचने का प्रस्ताव दिया, बी ने कहा कि मैं 10,000 रुपये दूंगा, लेकिन अगर घड़ी नहीं है तो ही खरीदूंगा। इसने क्या कर दिया, कंडीशन अप्लाई कर दी। यह स्वीकृति अमान्य हो जाए है क्योंकि वह शर्त जुड़ गई कि नहीं जुड़ गई। तो ये क्या है, आपको पता होना चाहिए, ये वाला इम्पोर्टेंट कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। अब आता है आंशिक स्वीकृति मान्य नहीं है, यानी कि वास्तव में केवल एक भाग स्वीकार करना और स्वीकार नहीं माना जाएगा। यानी कि अब इसका उदाहरण समझिए, भाई ए ने बी को 100 रुपये किलो गेहूँ 2,000 में बेचने का प्रस्ताव दिया। बी ने कहा कि मैं 50 रुपये किलो यानी कि 50 किलो गेहूँ 2,000 रुपये में खरीदूँगा। यह आंशिक स्वीकृति है, इसलिए क्या हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी। यानी कि 100 रुपये पे किलो गेहूँ में इतने, और इसने क्या किया 50 रुपये किलो, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अमान्य हो जाएगी। देखो बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखना। थोड़ा सा मैं कछुए की चाल इसलिए पढ़ा रहा हूँ, और थोड़ा सा कछुए की चाल पढ़ाने से मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि भाई तेज पढ़ाने में और थोड़ा सा
स्लो स्लो पढ़ाने में थोड़ा सी दिक्कत आ जाती है। और कुछ ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसकी भाषा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सीपीसी हो गया, आपकी टोर हो गया, इनकी भाषा है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको थोड़ा सा धीरे धीरे, एक बार नहीं आपको समझ में आए दूसरी बार देखिए, दूसरी बार नहीं समझ में तीसरी बार देखिए, पर वीडियो इस तरह से समझिए कि बिल्कुल आपको धीरे धीरे समझ में आ जाए। अब चलते हैं हम धारा 8 पर, यानी कि ये क्या कहती है, कार्य करे, यानी कार्य करे की स्वीकृति कहता है, कार्य करने की स्वीकृति देता है। अब हम कहते हैं कि भाई आप क्या करें, ये कहता है कि भाग 8 यानी कि धारा 8 क्या कहती है कि यदि प्रस्ताव करने वाले ने यह स्वीकृति दी है कि केवल वचन से नहीं बल्कि कार्य करने की भी स्वीकृति दे दी है, तो प्रस्ताव कार्य करने की स्वीकृति का दिया जाएगा। यानी कि प्रस्ताव आ गया, कार्य करने का आ गया, स्वीकृति हो गई। ठीक है जी। यानी उदाहरण लेके चलें तो ए ने बी को लिखित में दे दिया कि जो 100 बैग गेहूँ मेरे गोदाम में उठा लो, तो मैं उसको क्या करूँगा, उठा लूँगा। और बी ने चुपचाप जाकर 100 बैग गेहूँ के उठा लिए, तो यह कार्य करने की स्वीकृति है। ठीक है, तो ये पूर्ण मानी जाएगी। और महत्वपूर्ण बात क्या है, प्रस्ताव करने वाले की मंशा स्पष्ट होनी चाहिए कार्य को करने की। फिर उसकी जो स्वीकृति होती है, जो उसमें क्या है, वचन होना चाहिए सही, और जो कार्य कर रहा है यानी कि जहाँ कार्य करने की वचन दिया गया है वहीं तक उसका सीमित होना चाहिए, उससे आगे क्या नाम अनवैलिड हो जाएगा, यानी कि चोरी के कैटेगरी में आ जाएगी। अगर इसने 100 बैग का है, 100 में से 101 भी उठा लिया ना, तो चोरी की कैटेगरी में चल जाती है। सीधा आपको ध्यान में रखना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी। फिर आता है 9 स्पष्ट और निहित वचन, यानी स्पष्ट और निहित वचन की बात करने की बात करता है। यानी कि अब आती है, हम कर रहे हैं वचन की बात। देखो 8 में जो शर्त आई, 8 में शर्त आ गई, 9 में क्या हो गया, स्पष्टीकरण हो गया। ठीक है भाई, पहले में आपने क्या कर दिया, संसूचना दे दी, प्रतिग्रहण कर दिया, फिर कब पूरा होगा ये बता दिया, फिर प्रतिसंग्रहण कब होगा उसका वो बता दिया, कैसे लिया जाएगा ये आपकी 6ठी धारा में बता दिया। 7वें में क्या बताया, 7वें में प्रतिग्रहण का यानी कि उसका होने कब होना चाहिए, कब होना चाहिए, ये सब चीज़ें बता दी। और 8वें में क्या बताया, 8वें में आपने क्या बताया कि 8वें में उसका शर्तों का पालन कब करना है, और 9वें में आपका स्पष्टीकरण आ गया। ठीक है, समझ में आ गई। देखो भाई, पहले में आपने सारी चीज़ें बता दी, ठीक है, दूसरे में कब होगा, तीसरे में आपका क्या है, जो उसका प्रतिसंग्रहण है वो कब होगा, फिर चौथे में छठे में क्या बता दी, कैसे लिया जाएगा, 7वें में क्या होगा, यानी कि उसका होना कब होगा, यानी कब होना चाहिए, और 8वें में शर्त, और 9वें में क्या हो गया, स्पष्ट हो गया कि वचन क्या है, यानी स्पष्ट वचन हो गया कि ये वचन जो स्पष्ट शब्दों में बोला गया है या लिखा गया है उसे स्पष्ट रूप में, यानी ए ने बी को कहा मैं तुम्हें 1 अप्रैल तक 10,000 रुपये दे दूंगा, यह स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि 1 अप्रैल 2000, यानी कि 1 अप्रैल, अब हम क्या ले चलते हैं, अब क्या चल रहा है, अगस्त, यानी 21 अगस्त 2026 को 12 बजे तक मैं तुम्हें इतने रुपए दे दूंगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, स्पष्ट कर दिया उसने कि भाई 12 बजे तक मैं दे दूंगा तेरे को पैसे, तो ये क्या हो गया, स्पष्ट हो गया। अब वचन करता और वचन यानी कि वचन प्राप्त करता, एक होता है वचन करता, यानी कि वचन करने वाला ये वचन कर रहा है कि मैं दे दूंगा भाई तेरे को 10,000 रुपये, और ये क्या है, वचन प्राप्त करता। ठीक है जी, मुझे 10,000 रुपये दे दियो भाई तो ये हो गया वचन करता और वचन यानी कि प्राप्त करता। ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि भाई ये बात है कि आपको यानी कि आपका एडमिशन इस तरह से मैं आपका करवा दूंगा भाई, जब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, आपको वचन दिया। ठीक है, यानी कि वचन करता हो गया। आपने कहा ठीक है सर, क्या नाम, हमारा एडमिशन करा देना, ये फ़ीस ले लो आप, यानी कि तो मैंने क्या कर दिया, आपने मुझे वचन, यानी कि आपने वचन दे दिया। तो इस कंडीशन में ये सब चीज़ें इस तरह से चलती हैं। फिर निहित वचन, यानी कि आपका क्या है, यह वचन, यानी कि यह वचन जो शब्द में नहीं कहा गया लेकिन परिस्थितियों व आचरण में अपने अपने
समझ में कहा गया वो निहित वचन कहलाता है। यानी कि ए ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाता है और बिल भुगतान करता है, यह माना जाता है कि ए ने रेस्टोरेंट को उचित मूल्य देने का निहित वचन दिया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कपड़े की दुकान में सामान्य खरीदा हुआ थैला, यानी कि जो खरीदता है, दुकानदार सामान्य रूप में सेवा प्रदान करता है और उसे क्या करता है, भुगतान करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है इस तरह से। अब हम दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, यानी कि सारी, यानी कि प्रस्ताव, संचरण और स्वीकृति और प्रतिग्रहण की बात आती है। धारा 3 क्या कहता है, प्रस्ताव, स्वीकृति और प्रतिसंग्रहण का संचारण कहता है। यानी प्रस्ताव करा, प्रतिसंग्रहण करा और संचारण का महत्व बता दिया इसने। संचार सही तरीके से होना चाहिए ये बताया। 4 में कहता है संचार कब पूरा होगा ये बता दिया। 5 में क्या है, यानी प्रस्ताव, स्वीकृति और प्रतिसंग्रहण कब होगा ये बता दिया, यानी कि उसका वापस लिया जाएगा, कब वापस लेना है, कब, यानी कि सब चीज़ें आ गई। तो ये आपका हो जाएगा आपका 5 में। 6 में क्या है, प्रस्ताव वापस कैसे लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा ये बताएगा आपकी 6 में। ठीक है, क्या बताएगा, कब कैसे लिया जाएगा 6 में बताएगा। फिर और कब लिया जाएगा 5 में। ठीक है, कैसे लिया जाएगा 6 में और कब लिया जाएगा 5 में। कब पूरा होगा 4 में, और यानी कि प्रस्ताव कब पूरा, यानी कि स्वीकृति और इसके संग्रहण कब होगा वो 3 में। अब 7 में क्या कहता है, स्वीकृति पूर्ण और बिना शर्त के होनी चाहिए ये बात कहता है जी। यानी कि शर्त, यानी कि जो शर्त नहीं होनी चाहिए, कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि ये कंडीशन होगी भाई तुम इस घर में जा सकते हो पर इस टॉयलेट में नहीं जा सकते, इस टॉयलेट के लिए तुम 10 किलोमीटर आगे जाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेंट अगर आप दे रहे हो तो आपका क्या है, लिमिटेशन ज़रूर होती है पर क्या नाम उसमें भी सारी शर्तें पूरी लिखी जाती हैं। ठीक है, अब आपका क्या है, कार्य करने की स्वीकृति। कार्य करने की स्वीकृति में आपका क्या है, धारा 8 में कह देता है, यानी कि उसमें शर्त बता देता है कि भाई शर्त का पालन करना है, प्रतिफल का प्राप्त करना है। अब इसमें क्या है, शर्त का क्या है, किसी प्रस्ताव को केवल शब्दों में नहीं बल्कि उसे कार्य करने की स्वीकृति भी देनी होगी। भाई आप कहते हो कि भाई तुम हमारे यहाँ टाइल लगा दो, तुम हमारा घर बना दो, तो ये थोड़ी कि आप उसे क्या ये स्वीकृति नहीं दे रहे कि भाई तू घर तो बना दे पर घर में घुसना नहीं चाहिए। ये क्या हो गई बात, तो यानी कि उसे परमिशन भी तो दोगे कि भाई यानी कि घर में घुस के ऊपर वाली मंजिल बना दे। ठीक है, तो घर में उसके वो जाएगा, सीढ़ियों से जाएगा, सामान लेके जाएगा, उसके लेबर होगी, तो वो क्या होगी, आपने शर्तों का पालन करते प्रतिफल की प्राप्ति का प्रतिग्रहण करा। ठीक है, अब 9वें में क्या कर दिया, 9वें में आपने वचन दे दिया जी, यानी कि स्पष्ट और निहित वचन दे दिया कि भाई तुम, यानी कि तुम जो हो वर्कर और तुम्हारे जो क्या हो तुम एक, यानी कि मिस्त्री और उसके जो क्या कहते हैं बिल्डर, जो बेलदार हैं, तुम्हें भाई ये जो एरिया है यहाँ सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से आप जाइए, ऊपर वाला फ्लोर बनाइए, सामान लीजिए, यहाँ नीचे पड़ा हुआ है ग्राउंड फ्लोर पर या फिर बाहर, तो आप यहाँ से सामान लीजिए और इस तरह से, यानी कि इतना एरिया आप यूज़ कर सकते हैं। इस यानी कि जो हमारे घर का एरिया है उसे आप यूज़ नहीं कर सकते, उसमें क्या है, निहित वचन में आपका प्रस्ताव पूर्ण आपसे स्पष्टीकरण में लिखा जाता है कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक काम करना है, आपको क्या है जो फैसिलिटी हो, जो भी चीज़ें हो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे या फिर आप खुद प्रोवाइड करोगे। तो इस तरह से आपकी बातें कही गई हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका अध्याय पहला। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ में आ गए, यानी कि उसका संक्षेप, निर्वाचन खंड, या सारी चीज़ें समझ में आ गई। 1 और 2 धारा समझ में आ गई प्रारंभिक, फिर धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक समझ में आ गई। अब आएंगे हम अध्याय 2 का। अध्याय 2 सबसे बड़ा है। अध्याय 2 का, यानी कि अध्याय 2 आपका बैठता है 10 से लेकर 30 तक, यानी कि कैसे करना है संविदा करने के लिए कौन सक्षम है, फिर आपकी स्वतंत्रता, प्रतिपीड़ित, कपट, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी धारा 2 में। तो ठीक है, तो ये और ये कपट वपट जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, और जो BLLB 3rd सेमेस्टर वाले स्टूडेंट देख रहे हैं उनके प्रीवियस ईयर आ गए हैं, इस लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो आप जाकर
देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को सबको भेज दें, जिससे कहीं ना कहीं उन्हें भी कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम का धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाए। ठीक है बच्चों, और अपना जो बेयर एक्ट यानी कि अच्छा सबको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, बेयर एक्ट जितने भी लॉ के स्टूडेंट हैं, लॉ के स्टूडेंट जितने भी हैं हमारे, ठीक है, चाहे वो BA LLB वाले हों चाहे LLB वाले हों, बेयर एक्ट ले लेना है। बेयर एक्ट के बिना कुछ नहीं है, और बेयर एक्ट जब आप पढ़ाई करोगे तो बेयर एक्ट आपके हाथों में होने चाहिए। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपके हाथों में होना चाहिए। और लेने कौन से हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसके लेने यानी कि ALP के लेने हैं। ALP के हिंदी और इंग्लिश में लेने हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में उसे इसलिए लेना है क्योंकि वो इलाहाबाद लॉ पब्लिकेशन वाले जो हैं, देखो प्रमोशन तो मैं कर नहीं रहा, पर कहीं ना कहीं लॉ इलाहाबाद लॉ पब्लिकेशन के अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि भाई इलाहाबाद आपको पता ही कि गढ़ है इन सब चीज़ों का। चाहे आप IAS की कोचिंग मान लो, चाहे आपकी लॉ की PCSJ की मान लो, तो इसलिए वो वाले जो अच्छे हैं आप उसे पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो आपको मैं बता रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर आप ले सकते हो। ठीक है, आपको 23 उसमें शायद से 23 बेयर एक्ट हैं, तो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। मोटर व्हीकल एक्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपका BNSS, ये सारे के सारे आपको चाहिए और आप उसे बाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।